My dear students, I am going to deliver the lecture on translation today. जैसा कि कल मैंने आपको एक बार समझाया था, उसी को रिकॉल करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन, मैंने आप लोगों को बताया था डीएनए से डीएनए का बनना, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना, स्पेशली एमआरएनए का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड transcription, while the synthesis of a polypeptide chain upon ribosome from this messenger RNA is known as translation। यानी कि ट्रांसलेशन के दौरान डीएनए द्वारा कोडेड लैंग्वेज जो एक ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए के रूप में होती है, उस एमआरएनए से राइबोसोम पर पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस इज राइबोसोम। Either it is a prokaryotic cell or eukaryotic cell, it is the ribosome where synthesis of protein takes place. And ribosome basically found in cytoplasm. Therefore, translation is a cytoplasmic event. चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक, दोनों ही केस में ये साइटोप्लाज्मिक इवेंट होता है। जब हम ट्रांसलेशन के अलग अलग स्टेप्स की बात करते हैं, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में सबसे पहले होता है एक्टिवेशन ऑफ amino acid. As we all know, amino acids are the building blocks of protein. सभी प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण अमीनो एसिड से होता है। यानी अमीनो एसिड्स वो मोनोमर यूनिट्स हैं जो आपस में जब जुड़ती हैं तो इसके फलस्वरूप एक लॉन्ग पॉलीमर चेन के रूप में प्रोटीन्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये अमीनो एसिड, इससे पहले कि ये राइबोसोम पर जाकर प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करें, दे आर नीडेड टू बी गेट एक्टिवेट टू पार्टिसिपेट इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। इनको एक्टिवेट होना जरूरी है, और ये एक्टिवेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड एंजाइम अमीनो एसाइल सिंथेटेज। As a result of this, there is formed amino acid AMP enzyme complex. And in this process, ATP change into AMP, sorry, AMP में convert हुई गया, the phosphate release in the form of pyrophosphate. तो ये अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और इस तरह से ये अब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हो गया। ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, they come in contact of the appropriate tRNA. ये उस tRNA के कांटेक्ट में आते हैं जो इनको लेकर के साइटोप्लाज्म से राइबोसोम पर जाएगा जहां प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड देयर इज ए स्पेसिफिक tRNA। प्रत्येक एक अमीनो एसिड के लिए एक विशिष्ट tRNA होता है, और ये tRNA की स्ट्रक्चर हम सभी लोगों ने पहले पढ़ी है। ये tRNA इस अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, देयर इज द लोडिंग ऑफ अमीनो एसिड, एंड इन दिस वे द अमीनो एसिड गेट चार्ज्ड।
नाउ इट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ये लेबर एक्टिवेट हो गई, क्योंकि ये अमीनो एसिड को ले जाने का काम करता है, इसीलिए इसे लेबर ऑफ द सेल भी कहते हैं। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड को ले जाने के लिए 20 टाइप्स के टीआरएनए होते हैं। हम सभी को पता है कि किसी भी एक टीआरएनए की स्ट्रक्चर क्लॉवर लीफ पैटर्न मॉडल के आधार पर होती है, और इसमें कुछ स्पेसिफिक लोकेशन होती है। 5 एंड टू 3 एंड की ओर जाने पर जो 3 एंड होता है, ये अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट का काम करता है, जबकि जो डीएचयू लूप होता है, ये एंजाइम से जुड़ता है, और जो इसका टी साई सी लूप है, ये राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, ये एंटी कोडॉन लूप, जिसके द्वारा ये रीड करता है कोडॉन को। तो इस तरह से टीआरएनए का काम होता है टू डिकोड द कोडेड लैंग्वेज ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन एमआरएनए। नाउ there begins the process of initiation. Initiations means protein synthesis का प्रारंभीकरण। ये 3 स्टेप्स में होता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट ऑफ mRNA with a smaller subunit of राइबोसोम। सबसे पहले राइबोसोम की छोटी सब यूनिट से mRNA का अटैचमेंट होता है। दिस स्मॉलर सब यूनिट इज 30s in case of prokaryotes, it is 40s in case of eukaryotes. So 30s in prokaryote, 40s in eukaryotes. As comes in contact of mRNA, this process, as a result of this, there is formed 30s mRNA complex in prokaryotes or 40s mRNA complex in यूकैरियोट्स। अब इस प्रोसेस को रन करने के लिए कुछ फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। These factors are called initiation factor 3 in prokaryotes, while it is eukaryotic initiation factor number 2 in eukaryotes. As a result, these are formed. That is very important to note that the two subunit of ribosome, smaller and bigger, they never come in contact until the protein synthesis be start. ये दोनों के दोनों यूनिट एक दूसरे से अलग रहती हैं, बिगर और स्मॉलर, लेकिन जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस के मैसेज आने लगते हैं, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, और 30 और 40 ऐसी यूनिट बिगर सब यूनिट के कांटेक्ट में आके कंप्लीट राइबोसोम बनाने के लिए रेडी हो जाती है। अब 30s प्रोकैरियोट्स के अंदर जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में, तो प्रोकैरियोट्स के केस में जैसे ही mRNA यहाँ आकर के जुड़ता है, तो ये mRNA 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होता है, जबकि स्मॉलर सब यूनिट जो होती है राइबोसोम की, इस पर ये 16S RNA की बनी होती है, और इसके अंदर 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड पे एक हाईली स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, दैट इज कॉल्ड शाइन डाल गार्नो सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस इज identified by the mRNA. Once it is identified, then ultimately there occurs the bonding between mRNA and the smaller subunit of ribosome. But if it is the eukaryotic smaller subunit, then this sequence is replaced by कोजक सीक्वेंस। ये कोजक सीक्वेंस पाया जाता है यूकैरियोट्स के स्मॉलर सब यूनिट में, दैट एग्जिस्ट ऑन 18S RRNA। इस सीक्वेंस के द्वारा mRNA की पहचान होती है, और जैसे ही एक बार पहचान हो जाती है,
तुरंत दोनों के बीच बॉन्डिंग होगी और 40s mRNA कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम अगले स्टेप की ओर आते हैं। अगले स्टेप की ओर चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, सेकंड स्टेप में देयर इज द अटैचमेंट ऑफ (30s और 40s mRNA complex with tRNA, एक्टिवेटेड tRNA। अब ये सेकंड स्टेप में जो राइबोसोम ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ था इस तरह से, यहां पर एक अप्रोप्रिएट, ये 5 प्राइम एंड 2 3 एंड है mRNA, ये स्मॉलर सब यूनिट है, कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर एक tRNA आता है और यहाँ पर ये tRNA से पेयरिंग करने की कोशिश करता है। अब ये जो पेयरिंग है, ये पेयरिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि mRNA के पास क्या है, कोडॉन, tRNA के पास क्या है, उसका एंटीकोडॉन। tRNA रीड्स द code in 5 to 3 direction by its 3 to 5 and anticode. Once the pairing is accurate, बिल्कुल सही है, then the bond established, hydrogen bonding is formed between codon and anticodon. Otherwise, dwindling occurs in the ribosome and it is passed. ये बाहर निकल जाता है। लेकिन एक बार जब इनके बीच पेयरिंग हो जाती है तो ये टाइटली इससे जुड़ जाता है और इन दिस वे द tRNA get attached with the mRNA राइबो स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम। और इस तरह से अगर हम यहाँ देखें तो 30s या 40s mRNA कॉम्प्लेक्स ने tRNA एक्टिवेटेड से रिएक्शन की। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन there is formed 30s mRNA tRNA complex is formed, और या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 40s mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स, ये दोनों बन जाते हैं, या तो प्रोकैरियोट्स है तो दिस वन, यूकैरियोट्स है तो दिस वन। दिस प्रोसेस अकर्स इन द presence of IF2 in prokaryotes और EIF3 in eukaryotes। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप आता है। इन द थर्ड स्टेप देयर इज द एसोसिएशन ऑफ बिगर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विद एवब कॉम्प्लेक्स। जो उपरोक्त सेकंड स्टेप में कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स या बिगर सब यूनिट जुड़ेगी। द एंटायर प्रोसेस अकर्स इन द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। अब ये बिगर सब यूनिट जो है ये जुड़ेगी, तो जैसे ये जुड़ती है, कब जुड़ेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। अब जैसे ये इससे जुड़ी, कंप्लीट एसोसिएशन हो जाती है 30s और ऑब्लिक 40s mRNA tRNA amino acid enzyme complex bound with 50s in case of prokaryote, 60s in case of eukaryotes. As a result, there is formed 30s mRNA tRNA amino acid enzyme complex, 50s unit जुड़ गई, then ultimately it is formed 70s, 70s mRNA बन गया।
Otherwise there will be formed 40 और 60 जुड़ेंगे तो ATS, mRNA, tRNA कॉम्प्लेक्स। ये प्रोसेस जो होती है हमारी, it also occurs in the presence of IF1 in prokaryotes or EIF1, EIF4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4EIF4F, 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टर ये होते हैं जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगी यूकैरियोट्स में, और एज ए रिजल्ट ऑफ this above complex is formed. That is a very important point. Now, as this process is accomplished, it requires the higher concentration of magnesium ion and energy is provided by GTP. इस सिस्टम के लिए एनर्जी देता है जीटीपी। इसी के साथ इनिशिएशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है इलोंगेशन का स्टेप। इलोंगेशन की प्रोसेस अब समझेंगे हम लोग। ये mRNA है। अब इस mRNA के ऊपर जैसे ही राइबोसोम जुड़ा, कंप्लीट हो गया इनिशिएशन, तो नेक्स्ट स्टेप इज द इलोंगेशन। इलोंगेशन की प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा सा समझेंगे। ये स्मॉलर सब यूनिट, ये बिगर सब यूनिट, दो साइड थी, वन इज द ए, अनदर इज द पी साइड। कल भी मैंने आपको समझाई थी। ए साइड अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट है, यहीं से होके हर बार ये टीआरएनए को एक्सेप्ट करेगी। पी साइट, इसको हम इलोंगेशन साइट कहते हैं, यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेट करेगी और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी। इसके लिए बिगर सब यूनिट पर दो साइट होती है जहां पर इलोंगेशन फैक्टर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर इलोंगेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल या थर्मोस्टेबल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स होता है, जबकि इसी जगह पे यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट पाया जाता है। सिमिलरली इस जगह पे अनदर साइड जो पी साइड है, इस पर इलोंगेशन फैक्टर जी होता है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 इन यूकैरियोट्स। जी को हम ट्रांसलोकेट प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ट्रांस माने परिवर्तन, लोकेशन यानी राइबोसोम की लोकेशन को एमआरएनए पे बदलने का काम इसका होता है। ये दोनों साइड एक साथ एक्टिव नहीं होती। जब ये ए साइड वाली इलोंगेशन फैक्टर एक्टिव होती है तो पी साइड वाली इनएक्टिव रहेगी, एंड वाइसी वर्सा यानी अपोजिट, जब ये एक्टिव होगी तो ये साइड इनएक्टिव रहेगी। बिसाइड दिस, अपॉन द बिगर सब यूनिट देयर इज आल्सो फाउंड एंजाइम, दैट इज द पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ये जो एंजाइम होता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, इट कैटेलाइज द सिंथेसिस ऑफ peptide bond formation in polypeptide chain during the synthesis between two successive amino acids. If we just study, this is the first amino acid, and this is the next amino acid, then ultimately
एक इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इस वाटर के मॉलिक्यूल के निकलने से ये कार्बो ऑक्सिलिक और NH के बीच में यहाँ पर जो एसोसिएशन आएगी दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या बन जाएगा इनके बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह ये अमीनो एसिड किसके संग आ गया टच में? नेक्स्ट वन के। यही प्रोसेस आगे चलती जाएगी एंड ईच टाइम एक अमीनो एसिड इसमें इनकॉर्पोरेट होगा और पॉलीपेप्टाइड चेन डाई से ट्राई, ट्राई से टेट्रा, सो ऑन पॉलीपेप्टाइड चेन में बदल जाएगी। तो अब जरा यहाँ पे पूरी प्रोसेस को समझते हैं हम। ये जो आपके सामने पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन का इलॉन्गेशन कैसे होगा एक एक करके समझेंगे। हम सामने देख रहे हैं कि राइबोसोम की जो दो साइड्स अभी हमने कही ए और पी, इसमें इस समय ए साइड फ्री है बिकॉज द फर्स्ट इनिशिएटिंग कोडॉन वाला जो सेक्शन होता है यूजुअली इट लाई एट द 5 प्राइम एंड so that the first tRNA always enters through the A side। तो नेक्स्ट वन अब ए साइड से आएगा। पहले वाले के विषय में कोई क्लैरिटी नहीं है, इधर ए साइड और पी साइड कहीं से भी आए, बट अल्टीमेटली इट रीचेस टू द पी साइड। पी साइड पे ही आ चुका है तो अल्टीमेटली पी साइड का एलोंगेशन फैक्टर इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन आया, जैसे ही आएगा अगला वाला तो ये तुरंत साइड, मैंने बताया था देयर अकर्स द मैचिंग बिटवीन कोडॉन और एंटीकोडॉन। अगर ये मैचिंग प्रॉपर है देन अल्टीमेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, और अगर ये मैचिंग प्रॉपर नहीं है तो इसमें ड्विंडलिंग होगी और ये वाला टीआरएनए बाहर चला जाएगा। प्रोसेस कंटिन्यू टिल द प्रॉपर टीआरएनए कंटेनिंग अमीनो एसिड एंटर्स हियर एंड पेयरिंग, प्रॉपर पेयरिंग बिटवीन द कोड एंड एंटीकोडॉन टेक्स प्लेस। इसके बाद जैसे ये प्रॉपर पेयरिंग हो जाती है तो अब ए साइड पर प्रेजेंट नीचे की तरफ यहाँ पर जो मैंने बताया था पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्टिव होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिवेशन ये इस फर्स्ट अमीनो एसिड और सेकंड के बीच में क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्डिंग। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ये अमीनो एसिड इसकी ओर खिसकेगा और ये यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। जैसे ये अटैच हुआ यहाँ से तो ये टीआरएनए की क्या हो गई? देयर अकर्स डिस्चार्जिंग। जब ये डिस्चार्जिंग हो गई, यहाँ से ये हट गया तो ये टीआरएनए क्या हो जाएगा? ये खाली हो गया। इसने अपना अमीनो एसिड किसको दे दिया? अपने पास वाले टीआरएनए के अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में दे दिया, तो ये खाली हो गया। इसके खाली होते ही इसकी बॉन्डिंग टूट जाती है एंड दिस टीआरएनए गेट स्लिप्ड अवे। इसके स्लिप करने से दिस साइड गेट एम्प्टी। ये साइड क्या होती है? पूरी की पूरी एम्प्टी हो जाती है। देखेंगे जरा, ये टीआरएनए यहां से बाहर चला गया है। अब जैसे ये बाहर चला गया, ये जगह खाली होगी तो अल्टीमेटली इलोंगेशन फैक्टर जी ये क्या हो जाएगा? इट बिकम्स एक्टिव या यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर सेकंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, सो दैट ये पूरे का पूरा राइबोसोम अपनी जगह पे रोटेट करेगा, अपनी लोकेशन को बदलेगा और इसके इस तरह पोजीशन बदलने से जो ए साइड थी वो क्या बन गई? अब बी साइड, और ए साइड क्या हो गई? फिर से अगले टीआरएनए के लिए खाली हो गई। ये नोट करने की बात है, यही हमें समझना है प्रॉपरली। जब ये चीज हमें समझ में आ जाएगी फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने देखा ये टीआरएनए यहां से हट गया और इस तरह से ये अगला टेल साइड फिर से खाली हो।
अब ये पूरे का पूरा टीआरएनए इधर आ चुका है। ये पी साइड जो थी, ये यहाँ पे डाई पेप्टाइड हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ये साइड खाली हुई, फिर से हमारे पास जो यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर TUTS है, ये एक्टिव हो जाएगा, या यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 एक्टिव होगा, जो अगले टीआरएनए को अंदर एंटर करने के लिए प्रेरित करेगा। अब जैसे ही अगला टीआरएनए अंदर एंटर होगा, फिर से इनके बीच में पेयरिंग होगी, और अगर ये प्रॉपर पेयरिंग है, देन कौन एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। एज ए रिजल्ट अपनी सेकंड और थर्ड के बीच में ये बॉन्डिंग होगी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, ये दोनों एक साथ खिंच के यहाँ आ गए, जिससे ये टीआरएनए फिर से क्या हो गया, डिस्चार्ज। अब ये डिस्चार्ज होगा तो अल्टीमेटली ये बाहर निकल जाएगा, जिससे ये साइड क्या हो जाएगी, फिर से खाली हो जाएगी। अब ये साइड खाली हो गई तो अल्टीमेटली इलोंगेशन फैक्टर G एक्टिव हो जाएगा, जो इसको फिर से रोटेट कराएगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रोटेशन हम देख रहे हैं ये राइबोसोम कंटिन्यू mRNA पे क्या कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। यानी एज each time one amino acid is getting incorporated, it is incorporated in the polypeptide chain, जैसे जैसे जुड़ रहा है वैसे वैसे हम संख्या में वृद्धि देख रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन की लंबाई में वृद्धि देख रहे हैं, और राइबोसोम को mRNA पे 5 प्राइम एंड से कहा जाता हुआ देख रहे हैं हम, 3 प्राइम एंड की ओर जाता हुआ देख रहे हैं। दिस इज हाउ द इलोंगेशन प्रोसेस कंटिन्यू। अब हर बार इस अमीनो एसिड को यहाँ जोड़ने और ये प्रोसेस को रन कराने में देयर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 ATP। 1 ATP इस टाइम अंदर आएगा और उसको अटैच कराएगा, और दूसरे वाला बॉन्ड बनाने में खर्च होगा, तो 2 ATP इनकॉर्पोरेशन में खर्च हो जाती है। इस तरह से ये चैन लगातार बढ़ती जाती है, एक से अगले, अगले से अगले, इस तरह से लगातार ये मूवमेंट जब चलता रहेगा, देन फाइनली ये उस जगह तक आ जाएगा जहां पर इस राइबोसोम में फाइनली अगर हम ये मान लें कि ये इलोंगेशन लगातार चल रहा है, तो ये फर्स्ट अमीनो एसिड, ये मान लिया मैंने nth अमीनो एसिड, n अमीनो एसिड, यानी n इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड, यहां तक ये बढ़ चुका है। ये n यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 60 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अंत में एक ऐसा सीक्वेंस आ जाएगा, दैट मे बी द UAA, इट मे बी द UAG और UGA, that is known as nonsense codon, because they cannot be read by any of the tRNA। tRNA इस कोडॉन को रीड नहीं कर सकते। जब वो इसको रीड नहीं कर सकते, देन अल्टीमेटली जब ये काफी देर तक रीड नहीं होगा, तो यहाँ पर एक नया फैक्टर एक्टिव हो जाता है, और वो फैक्टर कहलाता है रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर सीजर की तरह काम करते हैं, और ये सीजर की तरह काम करते हैं। ये फाइनली यहाँ से इस अमीनो एसिड की चेन को कट कर देंगे, और कट करते ही ये tRNA एमटीओ के बाहर चला जाएगा, और अमीनो एसिड की चेन जो है, इट विल बी रिलीज्ड इन लीनियर प्राइमरी फॉर्म इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में छोड़ दी जाएगी। इसी के साथ जैसे ये यहाँ से चेन अलग हुई, ये अलग होते ही रिलीजिंग फैक्टर की प्रेजेंस में अलग होगी, तुरंत यहीं पर बिगर सब यूनिट पे क्या मिलते हैं, देयर आर फाउंड DF यानी डिसोसिएशन फैक्टर। ये डिसोसिएशन फैक्टर क्या होंगे, चैन के रिलीव होने के बाद एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होते ही ये मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन को तेजी से कम करने लगते हैं, जिससे ये स्मॉलर सब यूनिट और बिगर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट और बिगर सब यूनिट ये एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और ये mRNA अंत में छोड़ दिया
जाता है। mRNA रिलीज कर दिया जाता है। दिस mRNA जो है इट इज डाइजेस्टेड बाय द न्यूक्लियेज एंजाइम while the process has been over, and this is called third step called termination of पॉलीपेप्टाइड चेन। और इसी के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या हो जाता है? टर्मिनेशन। तो दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म विच आई एक्सप्लेन यू। You have to properly prepare it, all the three steps, what I told with the help of diagrams. So you all have to prepare it conscientiously. Have a good day. Bye bye. Lecture is now over. Namaskar.